Well, so here in this video we are going to learn the 13th chapter of estimation and costing. और ये जो 13th चैप्टर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, इस चैप्टर में मेनली हम लोग सीखने वाले हैं वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन एक कंप्लीट सेपरेट टॉपिक है। अगर आपको एस्टिमेशन का इनिशियल पार्ट आपका क्लियर है तो वैल्यूएशन आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम लोग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो वैल्यूएशन है उसको पूरी तरीके से अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने जो शुरुआत के 2 चैप्टर सभी अपलोड किए गए हैं उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग अपने इस चैप्टर का सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली जो सिलेबस है उसमें हमें क्या-क्या सीखना है उसको हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हमें जो नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन है, वो हम लोगों को देखना है कि वैल्यूएशन की क्या नेसेसिटी है। यहाँ पर थोड़ा-सा मिसिंग है, हम लोग यहाँ पर वैल्यूएशन होता क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। वैल्यूएशन होता क्या है, वैल्यूएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेसेसिटी में जाएँगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट टर्म्स जो अलग-अलग यूज़ होते हैं वैल्यूएशन में उसको हम लोग कवर करेंगे। देन हम लोग स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देन हम लोग बिल्डिंग डिप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। अलग अलग वैल्यूएशन के मेथड और फिक्सेशन ऑफ रेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ट्यूटोरियल के बारे में अगर थोड़ा-सा डिस्कशन कर लें, तो ट्यूटोरियल में आपको जो रियल टाइम वैल्यूएशन है किसी भी लैंड या प्रॉपर्टी का, उस पे एक रिपोर्ट तैयार करना है। और अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिस के बारे में, तो यहाँ पर आपको एग्ज़ीक्यूट करना है कैलकुलेशन सिंकिंग फंड का और उसके साथ-साथ इसको स्प्रेडशीट में प्रिपेयर करना है। और कैलकुलेशन आपको करना है रेंट फिक्सेशन का यूज़िंग स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर 2 काम हैं अगर आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो पहला तो आपको स्प्रेडशीट बनाने आना चाहिए, यानी कि एक्सेल का इस्तेमाल करके आपको जो है एक्सेल का इस्तेमाल करके आपको जो है कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है? आपको एक्सेल का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना है आपका सिंकिंग फंड और उसके साथ-साथ आपको रेंट रेंट कैलकुलेशन। तो ये कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। व्हाट इज़ वैल्यूएशन? तो वैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट कॉस्ट, प्रेजेंट वर्थ of a property such as land, building or any engineering structure. It helps in determining how much a property is worth in the current market or the specific purpose. तो हम लोग बेसिकली अगर हम लोग डिस्कस करें और हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम लोगों ने एक टर्म शुरू में पढ़ा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि एस्टिमेशन एक्चुअली में क्या है। तो एस्टिमेशन में हम लोगों ने ये देखा कि एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कौन सा कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं? हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसके अलग अलग मेथड हैं, चाहे हम लोग उसको डिटेल में कैलकुलेट करें या फिर हम लोग अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करें, इसके बेसिस पे अलग अलग मेथड्स है कैलकुलेट करने के। किसको कैलकुलेट करने के? कॉस्ट को कैलकुलेट करने के। लेकिन कॉस्ट कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो आपको पता है कि कॉस्ट कैलकुलेशन कब करना है। आप कब करोगे कॉस्ट का कैलकुलेशन? बिफोर कंस्ट्रक्शन करोगे। बिफोर कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन होने से पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट का कैलकुलेशन करोगे कि इस कंस्ट्रक्शन में टोटल क्या खर्च आएगा। ठीक है, तो आपके पास मान के चलो कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई ड्राइंग्स आया है ना, कोई ड्राइंग्स आया जिस ड्राइंग्स के बेसिस पे आपका कंस्ट्रक्शन होना है और उसके साथ उसका स्पेसिफिकेशन आपको मिला। तो ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशन और आपको अगर उसका रेट मिला तो इन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या पता करते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का वो क्या होने वाला है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, एस्टिमेट बुलाते हैं। बट वैल्यूएशन इज अ लिटिल डिफरेंट। वैल्यूएशन के बारे में अगर आप बात करोगे और वैल्यूएशन को समझने का प्रयास करोगे
तो अगर हम लोग वैल्यूएशन को अलग से यहाँ पर नोट करके उसको समझने की कोशिश करें, तो वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली ये बताता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का या कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी आपका लैंड है, तो उसका करंट वैल्यूएशन क्या है। करंट वैल्यूएशन क्या है, किसी भी लैंड का करंट वैल्यूएशन क्या है, या किसी भी स्ट्रक्चर का करंट वैल्यूएशन क्या है। एक्चुअली में होता ये है कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, चलिए चलिए हम लोग लिखते जाते हैं। जो आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये वो कॉस्ट है जो आपको बिल्डिंग के बनाने में खर्च आया। लेकिन होता क्या है कि टाइम के साथ साथ जो आपका बिल्डिंग है या जो आपका स्ट्रक्चर है, उसका कॉस्ट डिप्रिशिएट करता है, घटता है, उसकी लाइफ घटती है बिल्डिंग की। और इस बेसिस पे क्या होता है कि बिल्डिंग का जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो अगर मान के चलो कि एक टाइम स्पैन के बाद, एक टाइम स्पैन मान के चलो, टाइम स्पैन 5 ईयर्स हो सकता है, टाइम स्पैन 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद जब हम लोग उसका जो टोटल कॉस्ट, टोटल जो उसका वैल्यू है, जो उस डेट में उसका जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब कि उसको अगर हम सेल करें, उसको अगर हम मान के चलो कि उसका करेंट प्राइस अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वैल्यूएशन का यूज़ करते हैं, और उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आप ये समझो कि कभी भी अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बिफोर कंस्ट्रक्शन हम लोग जो प्रोसेस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग एस्टिमेट बुलाते हैं। और आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम लोग अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। वो फैक्टर टाइम हो सकता है, वो फैक्टर जो है वो बाई लॉज हो सकता है, वो फैक्टर जो है आपका मार्केट रेट हो सकता है, तो अलग अलग फैक्टर को हम लोग मिला करके जब हम लोग बिल्डिंग का, किसी भी प्रोजेक्ट का करेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि करेंटली इसका क्या वैल्यू है, इसको बेचेंगे तो कितना मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वैल्यूएशन बुलाते हैं। ठीक है। अगर हम लोग वैल्यूएशन के बारे में बात करें, तो वैल्यूएशन में आपको एक चीज़ समझना है कि सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मान के चलो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन का मतलब क्या है, वैल्यूएशन का मतलब आप ऐसे समझ लो कि करंट प्राइस ये आपका क्या है, यही आपका वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन को पता करने के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर, सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए, यू यूज एस्टिमेटेड estimated cost of the project, use estimated cost of the project। तो आपको सबसे पहले चीज़ क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, उसको कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च हुआ होगा, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तभी तो फिर आप उसका आगे का जो उसका डिप्रिसिएशन है वगैरह, वो सारा कैलकुलेट कर पाओगे। तो बेसिकली अगर हम लोग वैल्यूएशन को अगर मैथमेटिकली एकदम आसान तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें, एकदम आसान तरीके से अगर हम लोग वैल्यूएशन के बारे में बात करें, तो आप ये बोल सकते हो कि आपका जो वैल्यूएशन है ना, आपका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन है तो वैल्यूएशन जो है आपका, वो किसी बिल्डिंग या किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस डिप्रिसिएशन होता है। अब ये डिप्रिसिएशन क्या होता है उसको भी हम लोग आगे बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस डिप्रिसिएशन। तो अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो मान के चलो कि अगर एक बिल्डिंग है, एग्जांपल में हम लोग किसको ले लेते हैं, एग्जांपल में हम लोग बिल्डिंग ले लेते हैं। मान के चलो कि आपके पास एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में हम चलिए हम इसको COC लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग का COC कितना था, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना था, 10 लाख रुपीज़ था, 10 लाख रुपीज़ था। और आपको पता है कि टाइम के साथ जो इसका जो डिप्रिसिएशन हुआ अलग अलग फैक्टर्स को देखते हुए, वो 2 लाख रुपीज़ इसका डिप्रिसिएशन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए वैल्यूएशन, अभी हम बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बेसिक वैल्यूएशन का मतलब क्या है।
तो आप बोल सकते हो 10 लाख माइनस 2 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख रुपीज़। ये एकदम बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है किसका, वैल्यूएशन का। हालांकि वैल्यूएशन जो है बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग अभी आने वाले टाइम में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी का, वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी का, तो टाइटल यहाँ पे आप चाहो तो साथ साथ नोट भी कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी का, एक प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के अगर हम बारे में बात करें, तो एक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किस किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट वैल्यूएशन वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसका जो सबसे पहला तरीका है वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का, कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड, कॉस्ट कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अच्छा, ये कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि मान के चलो अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के टाइम, बिल्डिंग बनाने के टाइम आपने डेफिनेटली उसके लिए एस्टिमेट तैयार कराया होगा, आपने उसका एस्टिमेट तैयार कराया होगा, आपने उस बिल्डिंग का बीओक्यू तैयार कराया होगा, बिल ऑफ क्वांटिटी तैयार कराया होगा, आपने उस बिल्डिंग का जो है, आपने उस बिल्डिंग का जो उस वक्त उस टाइम का जो आपका रेट होगा, उसके लिए आपने रेट एनालिसिस कराया होगा, उसके लिए आपने रेट एनालिसिस कराया होगा। तो ये सारा जो डेटा है, चाहे वो आपका प्रीवियस एस्टिमेट हो गया, या उसका बीओक्यू आपने बनाया, या आपने उसका रेट एनालिसिस कराया, या फिर आपने जो है उस टाइम का एसओआर, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम का एसओआर, इन फैक्टर्स, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, तो आप कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड यानी कि प्रीवियस रिकॉर्ड को लेते हुए आप वैल्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग वो कैलकुलेट कर सकते हो, आप वैल्यूएशन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेक्स्ट जो तरीका है वैल्यूएशन को प्रोसीड करने का, मान के चलो कि ये सारा डेटा जो है एब्सेंट है, तब आप क्या करोगे? उस समय आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट कैलकुलेशन बाय डिटेल्ड मेजरमेंट। तो उस टाइम आप जो कॉस्ट कैलकुलेट करोगे वो डिटेल्ड मेजरमेंट से करोगे, पूरा सारा मेजरमेंट ले करके आप कॉस्ट का कैलकुलेशन करोगे। अगर मान के चलो कि डिटेल मेजरमेंट के बारे में बात करें, तो डिटेल मेजरमेंट का मतलब यही हो गया कि एक्चुअली में डिटेल मेजरमेंट जो है वो, जब हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, तो डिटेल मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? ऐसे समझो कि जब आप एस्टिमेट बना रहे हो, एस्टिमेट बना रहे हो, तो एस्टिमेट के टाइम में क्या होता है? बिल्डिंग एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्डिंग एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है? हमारे पास प्लान या ड्राइंग एग्जिस्ट करता है। तो प्लान या ड्राइंग का यूज़ करके हम लोग एस्टिमेट तैयार करते हैं। लेकिन जब हम लोग वैल्यूएशन के लिए हम लोग डिटेल मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना है? हमें वैल्यूएशन कैलकुलेट करना है। इस समय में क्या है कि इस समय में आपकी जो बिल्डिंग है वो एग्जिस्ट कर रही है, बिल्डिंग आपकी कंस्ट्रक्टेड है। तो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्टेड है, तो बिल्डिंग का एग्जैक्ट मेजरमेंट करके अगर हम लोग उसका कॉस्ट कैलकुलेशन करें, तो वहाँ से भी हम लोग अपना जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है? नेक्स्ट हमारा बहुत नोन मेथड है, हम लोग पहले भी पढ़े थे इसके बारे में। हम लोग पढ़े थे कॉस्ट, कॉस्ट बाय प्लिंथ एरिया मेथड, कॉस्ट बाय प्लिंथ एरिया मेथड। तो प्लिंथ एरिया मेथड का इस्तेमाल करके भी हम लोग चाहें तो कॉस्ट का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने इनिशियली जो हमारा जो रफ एस्टिमेट जो प्रिपेयर करने का तरीका था, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में। होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग अवेलेबल है, कोई बिल्डिंग अवेलेबल है और उसका प्लिंथ एरिया अवेलेबल है, यानी कि लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग जो अ, उस समय में जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, उस समय में अगर उसके रेट से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो एक रफली डेटा पता चल जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन में क्या कॉस्ट आया होगा। अच्छा, इसके साथ इसको कैलकुलेट करने का और क्या तरीका है? इसको कैलकुलेट करने का जो फोर्थ तरीका है, ये भी रफ एस्टिमेट मेथड से आता है, बाय कॉस्ट बाय क्यूबिकल कंटेंट मेथड। ये भी आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। अगर आपने नहीं चेक किया तो आप उसको चेक कर लो, कॉस्ट बाय क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या है, क्यूबिकल कंटेंट के बेसिस पे चाहे तो अपना जो करेंट कॉस्ट है वो हम लोग निकाल सकते हैं, करेंट कॉस्ट जो है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना?
तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो है आपका बेसिकली वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट का प्रिपरेशन किया जाता है। बट आपको एक चीज़ समझना है, जहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा था, हमने शुरू में अभी बात किया कि अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन के बारे में, अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन के बारे में, तो वैल्यूएशन के बारे में हम लोगों ने बोला कि वैल्यूएशन इज नथिंग बट इट इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर एक टर्म आता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब है कि टाइम के साथ वैल्यू का रिडक्शन। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो रिडक्शन रिडक्शन इन प्राइस with respect to with respect to time। यही मतलब है किसका? डिप्रिसिएशन का। तो डिप्रिसिएशन एक्चुअली में क्या है? कॉस्ट का जो रिडक्शन है टाइम के साथ, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बुलाते हैं। ठीक है। अब जो डिप्रिसिएशन है ना, उसके लिए भी उसके लिए भी एक कंडीशन डिफाइंड है। अब मान के चलो कि जब हम लोग, आपको पता होगा, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में लाइफ स्पैन ऑफ बिल्डिंग फिक्स होता है। क्या होता है? लाइफ स्पैन ऑफ बिल्डिंग फिक्स होता है। अच्छा, ये लाइफ स्पैन ऑफ बिल्डिंग फिक्स होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग को जब डिज़ाइन किया जाता है ना, उसी समय ये हो जाता है या डिसाइडेड होता है कि इस बिल्डिंग का जो वर्किंग लाइफ है वो कितना है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि वर्किंग लाइफ जो है वो हमारे बिल्डिंग का कितना है, वो मान लेते हैं कि 80 ईयर्स है। तो ये बता दिया गया है कि 80 ईयर्स के बाद ये बिल्डिंग क्या हो जाएगा? अबैंडन्ड हो जाएगा, रहने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस केस में हम लोग अगर जो डिप्रिसिएशन जो करते हैं वो कैसे करते हैं, वो आप लोगों को एक टेबल के थ्रू आप समझ सकते हो। कि मान लेते हैं कि इसको हम लोग अलग अलग ना स्पैन में बांट देते हैं। स्पैन कैसे? कि मान के चलो कि एज ऑफ बिल्डिंग एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एज ऑफ बिल्डिंग, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन पर ईयर मेंशन कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन पर ईयर। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे टोटल डिप्रिसिएशन मेंशन कर लो। एक इस तरीके से हम लोग टेबल बना लेते हैं, टोटल डिप्रिसिएशन। तो अगर मान लो कि एज ऑफ बिल्डिंग को हम लोग डिवाइड करें तो अलग अलग स्पैन में कर सकते हैं। मान के चलो 0 से 5 साल, इसके बाद 5 से 10 साल, इसके बाद ये सारा ईयर्स में है। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हो 10 to 20 ईयर्स, 20 से लेकर के 40 ईयर्स, और 40 से लेकर के 80 ईयर्स। 80 ईयर्स में तो आपकी बिल्डिंग फिनिश हो जाएगी। 80 ईयर्स में आपकी बिल्डिंग फिनिश हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्पैन में बांट सकते हैं। इस तरीके से स्पैन में बांट सकते हैं। एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो अगर 0 से 5 ईयर्स यानी कि शुरू के 5 साल के लिए अगर आप डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन कितना लेके चलना है? वहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन लेके चलना है एट द रेट ऑफ 0.5%। कि डिप्रिसिएशन कैसे होगा? 0.5% के रेट से होगा। अगर आप 10 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो डिप्रिसिएशन आप रखोगे एट द रेट ऑफ 0.75%। अगर आप 10 से 20 साल के लिए कर रहे हो तो आपका जो डिप्रिसिएशन है वो आप कैसे मान के चलोगे? 1% पर ईयर। और अगर आप डिप्रिसिएशन जो है 20 से 40 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो आप डिप्रिसिएशन मान के चलोगे 1.5% पर ईयर। और अगर आप टोटल जो है पूरे कंप्लीट लाइफ स्पैन के लिए कर रहे हो, अगर आप कंप्लीट लाइफ स्पैन के लिए मान के चलो कि पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको मान के चलना है कि डिप्रिसिएशन जो है वो लगभग 90% हो जाता है पूरे बिल्डिंग का। ठीक है। तो इस केस में, इनिशियल वाले केस में जो है आपका टोटल डिप्रिसिएशन 2.5%, सेकेंड वाले केस में टोटल डिप्रिसिएशन जो है वो 7.5%, और थर्ड वाले केस में जो आपका टोटल डिप्रिसिएशन है वो 20%, फोर्थ वाले केस में जो आपका टोटल डिप्रिसिएशन है वो 60%, और एट द एंड आपको टोटल डिप्रिसिएशन 90% मान करके चलना है। ठीक है। बोलिए। ओके। आगे बात करेंगे हम लोग नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन के बारे में, कि वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों है, वैल्यूएशन क्यों हमें कैलकुलेट करना चाहिए या क्यों करना पड़ता है। तो आपको इसको समझने के लिए
ये जानना ज़रूरी है कि वैल्यूएशन जो हम लोग करते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ टू बाय और सेलिंग अ प्रॉपर्टी। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करना है, सेल करना है, तो वहाँ पे आपको उसका फेयर प्राइस का आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में इस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है प्रोजेक्ट का जो है वैल्यूएशन करवाते हैं। तो कभी भी अगर बाय या सेल करना है प्रॉपर्टी तो वहाँ पे वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको रेंट फिक्स करना है, उस प्रॉपर्टी को आप रेंट में डालने वाले हो, तो आपको उसका रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल रेंट समझने के लिए आपको जो है उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर आपको टैक्सेशन करना है या आपको प्रॉपर्टी का टैक्स पे करना है या फिर आपको जो है किसी भी टैक्सेशन में आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है, तो वहाँ पर आपको जो है आपके वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मॉर्गेज या लोन करने जा रहे हो, मान के चलो कि आपने प्रॉपर्टी आपकी टू टू करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 CR की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को आप बैंक को सबमिट कर रहे हो कि आप जो है इसके बेसिस पे लोन या मॉर्गेज करोगे। तो बैंक यहाँ पर आपको 2 करोड़ के प्रॉपर्टी के लिए 2 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से पे नहीं करेगी। वो उसका करंट वैल्यूएशन चेक कराएगी कि प्रॉपर्टी का जो आपका जो करंट वैल्यू है वो कितना है, तभी उसको एज अ कोलेटरल बैंक सबमिट लेगी। तो मॉर्गेज या लोन के लिए भी किया जाता है। इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हैं अपने प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर भी आपको जो है इंश्योरेंस, अगर आप प्रॉपर्टी का करा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से वैल्यूएशन जो है आपको अलग अलग जगह पे काम आता है। अगर आप मान के चलो कि एक्विजिशन कर रहे हो, कोई नया प्रॉपर्टी है जो है, या फिर ऐसे समझो कि कोई अगर गवर्नमेंट है वो किसी बिल्डिंग को ले रही है और वो बिल्डिंग को अपने किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में उस लैंड का यूज़ होने वाला है आगे, तो वहाँ पर भी क्या करती है, कंपनसेशन के लिए जो है वो एक्विजिशन से पहले बिल्डिंग का वैल्यूएशन कराया जाता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें कि किसी तरह का कोई सेटलमेंट वगैरह करना है, तो वहाँ पर भी आपको वैल्यूएशन इस्तेमाल होता है, वैल्यूएशन कराया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको हम लोग क्लियर करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे मूव करेंगे, उससे पहले कुछ जो डेफिनेशन है वो समझना ज़रूरी है। पहले डेफिनेशन क्या है हमारा, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में इस्तेमाल होता है। स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू द वैल्यूएशन और द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी और मटेरियल व्हेन इट बिकम्स यूजलेस। तो जब कोई प्रॉपर्टी यूजलेस हो जाता है तो उस टाइम पे उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू के नाम से जानते हैं, और इसको एज अ वेस्ट मटेरियल ही सेल किया जाता है उस टाइम पे। ठीक है, अगर मान के चलो कि आपका कोई ट्रस्ट था या आपका कोई शेड था, आपका कोई क्या था, शेड था, स्टील का शेड था। तो इस स्टील के शेड को जब आप डिसमेंटल करते हो तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से स्टील निकलता है। तो शेड ऑलरेडी, तो शेड का तो काम खत्म हो गया है, शेड अब यूज में नहीं आने वाला है। तो इसमें से जो स्टील निकलेगा इसका जो प्राइस होगा ना, इसी को हम लोग क्या बुलाएंगे, इसी को हम लोग बुलाएंगे स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, मतलब कि ये बहुत छोटा सा कॉस्ट होता है एक्चुअली में पूरे प्रोजेक्ट का। मान के चलो कि पूरा प्रोजेक्ट अगर आपका 1 करोड़ का है, और अगर आप उसको डिसमेंटल कर रहे हो, डिसमेंटल करके आप उसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो उससे मटेरियल निकला, वेस्ट मटेरियल, उसको सेल करके जो पैसा आएगा उसी को हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट इज सैल्वेज वैल्यू। ये सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। द एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट। मान के चलो कि कोई प्रॉपर्टी है और उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो गया है। उसका जो यूजफुल लाइफ है, मान के चलो आपने 80 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया, तो 80 ईयर्स उस प्रॉपर्टी का ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, 80 ईयर्स ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट का जो है जो ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो गया, बट इसके बाद भी आप उसको सेल कर पा रहे हो, आप उसको सेल कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो है आपको वो प्रॉपर्टी का जो कीमत मिलेगा वो आपको सैल्वेज वैल्यू कहलाएगा। मान के चलो कि इसको समझने के लिए कि आपने कोई मशीन बाय किया, आपने कोई मशीन लिया, और उस मशीन का लाइफ स्पैन है 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स आप उसको यूज़ कर ले रहे हो, बट उसके बाद भी वो स्टिल थोड़ा मोड़ा फंक्शनल है और उसको कोई दूसरा कोई खरीद लेता है, तो वो खरीदने के बाद जो प्राइस उसका पे करेगा उसी को हम लोग उसका सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे, उसको हम लोग सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। द करेंट प्राइस दैट प्रॉपर्टी
can fetch in an open market determined by demand and supply, location, amenities, etc. ठीक है। अब देखो बात क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं अपने मार्केट वैल्यू के बारे में, तो मार्केट वैल्यू बेसिकली वो प्राइस होता है जो उस प्रॉपर्टी का करंट सिनेरियो में, करंट मार्केट में जो प्राइस है। मान के चलो कि कोई एक प्रॉपर्टी है जिसको आप ओपन मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो ओपन मार्केट में सेल करने के लिए सबसे पहला जो फैक्टर है वो डिमांड और सप्लाई है, कि कितना डिमांड है उसका और क्या उसकी सप्लाई अवेलेबल है। अब एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझने के लिए एक मशीन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक मशीन है, उस मशीन को आप सेल करने जा रहे हो, मार्केट में सेल करने जा रहे हो, तो जो आपको प्राइस उसका मिलेगा उसके डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके सप्लाई के अकॉर्डिंग, कि और भी पीसेस अवेलेबल हैं उसके कि नहीं है, तो उसके बेसिस पे जो वैल्यूएशन होता है उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बुक वैल्यू। ठीक है। वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द अकाउंट बुक, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, इट मे नॉट प्रेजेंट द रियल मार्केट वैल्यू यूज्ड फॉर द कंपनी बैलेंस शीट और ऑडिटिंग। आप ऐसे समझो कि अभी हमने दो वैल्यू हमने समझा। सबसे पहले स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कौन सा वैल्यू है? जब आप किसी एक मशीन, किसी एक बिल्डिंग को आपने यूज़ कर लिया, उसका लाइफ स्पैन ख़त्म कर दिया हो गया है, और उसको आप डिसमेंटल कर दे रहे हो। डिसमेंटल करके जब आप उसको सेल कर रहे हो, तो उसका जो पार्ट पुर्जा है, उसका जो वैल्यूएशन मिल रहा है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। कोई अगर बिल्डिंग या कोई एक मशीन है जो अभी फिलहाल उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, बट आप उसको सेल कर रहे हो और वो अभी भी फंक्शनल है, तो उसमें जो पैसा आपको जनरेट हो रहा है, दैट इज सैल्वेज वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अवेलेबल है, दैट इज मार्केट वैल्यू। जितने में आप उसको सेल कर सकते हो। आपके पास कोई एक फैक्ट्री है, कोई एक शेड है, आपने उसको सेल करना है, और आपको पता है कि मार्केट उसको उसका इतना पैसा आपको दे देगी, दैट इज मार्केट वैल्यू। अगर आप बुक वैल्यू के बारे में बात करें, तो बुक वैल्यू जो है ना, वो बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यू आप बोल सकते हो, स्टैंडर्ड वैल्यूएशन। स्टैंडर्ड वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आपने आपने मार्केट से डिमांड या सप्लाई के बेसिस पे प्राइस नहीं पता किया कि ये कितने में बिकेगा। आपने क्या पता किया? आपने ये पता किया कि इसको बनाने में ओरिजिनल कॉस्ट इसका इतना था, या परचेस करने में इतना कॉस्ट इतना था, टाइम के साथ इतना डिप्रिसिएट हो गया। तो डिप्रिशिएट होने के बाद जो फाइनली पैसा हमको जनरेट होगा, दैट इज बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू जस्ट आपके ऑडिटिंग में, बैलेंस शीट में अवेलेबल होता है। इसका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि आपने कोई मशीन लिया, आपने कोई मशीन बाई किया। मान लेते हैं कि आपने कोई मशीन लिया आपके फैक्ट्री के लिए। ठीक है। इस मशीन के लिए आपको 1 लाख रुपीज़ आपने पे किया था, और इसका डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपको पता चल रहा है कि इसमें आपको 20K का डिप्रिशिएट कर चुका है ये पर्टिकुलर मशीन। तो इसका करंट बुक वैल्यू कितना होना चाहिए? 80K होना चाहिए। लेकिन अब आप ये समझो कि सेम मशीन को अगर आप मार्केट में सेल करने जाओगे, तो खरीदार कोई है ही नहीं, कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, या बेसिकली ये बहुत कम प्राइस में बिकने वाला है। तो उस टाइम पे इसका जो, मान के चलो कि मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा 50K में बिकेगा। तो 50K इसका कौन सा वैल्यू हो गया? 50K इसका मार्केट वैल्यूएशन हो गया। और जो इसका 80K है वो इसका बुक वैल्यू हो गया। 80K इसका क्या हो गया? बुक वैल्यू हो गया। तो बेसिकली जो, अगर मशीन्स के टर्म में बात किया जाए, तो बुक वैल्यू हमेशा जो है वो कम होता है। बुक वैल्यू जो है हमेशा ज़्यादा होता है और मार्केट वैल्यू हमेशा कम होता है। जबकि प्रॉपर्टी के टर्म में बात किया जाए, तो बुक वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का वो कम होता है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है। इसी के बाद जो अगला पॉइंट है वो है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब बहुत ईजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। A fund created by setting aside money with compound interest to replace the property after its useful life। बहुत इजी सा डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के हिसाब से सिंकिंग फंड वो फंड है
जो आप जमा करते हो किसी एक प्रॉपर्टी के लिए, कि जब ये प्रॉपर्टी का यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होगा ताकि हम जो नया मशीन है या नया एसेट है वो बना सकें। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि आपने आपकी फैक्ट्री है और आप एक फैक्ट्री में एक कोई पर्टिकुलर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक कोई पर्टिकुलर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पता है कि ये मशीन का जो लाइफ स्पैन है वो 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स के बाद आपको नया मशीन बाय करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे पर ईयर एनुअल बेसिस पे आप जो पैसा या जो मनी आप असाइड करते हो, असाइड करके आप उसको जमा करते हो विथ इंटरेस्ट, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट आप जमा करते हो, ताकि जो जब इसका 20 साल का जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो जाए तो आप क्या कर सको, न्यू बाय कर सको। तो उस तरीके का फंड को हम लोग क्या बुलाते हैं, सिंकिंग फंड बुलाते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर। और डिप्रिसिएशन जो बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि डिप्रिसिएशन एक्चुअली में क्या है। अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें या डिफाइन करें पहले डिप्रिसिएशन को, तो डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट ड्यू टू इट्स कांस्टेंट यूज, वेयर एंड टियर, एज एंड ऑब्सोलेंस। ठीक है, मान के चलो कोई एक प्रॉपर्टी है या कोई एक मशीन है। बार बार मशीन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मशीन से ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान के चलो कि कोई एक मशीन है और उस मशीन का जो वैल्यू है, उस मशीन का जो वैल्यू है, वैल्यू में रिडक्शन है। किस वजह से? उसके कांस्टेंट यूज़ के वजह से, वियर एंड टियर के वजह से, एज के वजह से, तो ऑब्सोलेंस के वजह से। तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, डिप्रिसिएशन बुलाते हैं। डिप्रिसिएशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से जब आप स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जब बेचोगे आप फाइनली डिसमेंटल करके, स्क्रैप वैल्यू को आप माइनस करोगे और लाइफ ऑफ बिल्डिंग या लाइफ ऑफ मशीन से डिवाइड करोगे तो आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डिप्रिसिएशन। ठीक है, और इस डिप्रिसिएशन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिप्रिसिएशन का परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डिप्रिसिएशन का कॉज क्या होता है? फिजिकल वियर एंड टियर, नेचुरल फोर्स वगैरह से, या लीगल चेंजेस हो जाता है जोनिंग लॉज में, बिल्डिंग बाई लॉज में किसी तरह का चेंजेस हो जाता है तो उसी से बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन होता है। ये पॉइंट समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा करके आप चाहो तो समझ सकते हो। इजी भी है और आपको क्लियर भी आसानी से हो जाएगा थोड़ा सा एफर्ट लगाने से। फिजिकल वियर एंड टियर का मतलब ये है कि मान के चलो कि आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया और टाइम के साथ ना या इन्वायरमेंटल फैक्टर के चलते बिल्डिंग में डिके होता है। बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, वो डिके होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, उसका कॉस्ट कम हो जाता है। नेचुरल फोर्स या नेचुरल फैक्टर, अर्थक्वेक वगैरह आ गया या किसी तरह का विंड, रेन, इन सब फैक्टर से भी बिल्डिंग का लाइफ क्या होता है, कम होता है। अब मान के चलो कि फंक्शनल ऑब्सोलेंस का मतलब ये है कि अगर आपकी डिज़ाइन और प्लान आउटडेटेड हो गए तो वहाँ पर भी बिल्डिंग का जो वैल्यू है, वैल्यूएशन, वो कम होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी मेगा सिटी को ले लो। आप एग्जाम्पल के तौर पे मेगा सिटी को कंपेयर करो। मेगा सिटी में एक कोई मॉल है जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ है आज से 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो आपने एक मॉल का कंस्ट्रक्शन देखा है। और अभी नए में कोई दूसरा मॉल उसी के बगल में कंस्ट्रक्ट हो रहा है मॉडर्न डिज़ाइन के साथ, अभी जस्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो उस टाइम पे जो प्रीवियस मॉल है उसका डिज़ाइन आउटडेटेड हो गया, उसका जो फीचर्स है वो आउटडेटेड हो गया। तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसमें उस मॉल के जो प्राइस में क्या होता है, एक डिके आ जाता है। दैट इज अ फैक्टर विच कॉज डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज लीगल चेंजेस। ये जनरली बहुत कम इम्पैक्ट डालता है। लीगल चेंजेस का मतलब कि आपने बिल्डिंग बनाया, उस समय आपका जो बाईलॉज था, बिल्डिंग बाईलॉज था, वो अलग था। अब बिल्डिंग बनने के बाद जो है गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया में बाईलॉज, नया बाईलॉज इम्पोज करती है, नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉ इम्पोज करती है, जिसके तहत आपकी बिल्डिंग्स का कुछ कुछ पोर्शन आपको चेंज करना पड़ जाए, उसका फंक्शन जो है वो बदल जाए, तो उसके चलते भी क्या होता है, आपकी डिप्रिसिएशन होती है बिल्डिंग के कॉस्ट में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन इट्स लाइफ एंड डिप्रिसिएशन, तो लाइफ के हिसाब से और उसके डिप्रिसिएशन के हिसाब से बिल्डिंग चार तरीके का हो सकता है। कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर है, कोई सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है और कोई इंटरमीडिएट या ऑर्डिनरी बिल्डिंग है। ठीक है,
तो अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये 5 साल इसका जो लाइफ स्पैन है वो होता है। कच्चा हाउस है, हट है, ऑफिस साइट है, शेड है, ये सब टेम्पररी स्ट्रक्चर में आते हैं। नेक्स्ट इज सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वैसा स्ट्रक्चर जिसको बनाया गया है आपको ऑलमोस्ट 6 to 20 ईयर्स के लाइफ स्पैन के लिए, तो उसको हम लोग जो है सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी बिल्डिंग जो आप बना रहे हो आरसीसी, स्टोन, ब्रिक वर्क का यूज करके, और 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा उसकी लाइफ होती है। इंटरमीडिएट या ऑर्डिनरी बिल्डिंग वो बिल्डिंग होती है जिसकी जो लाइफ स्पैन है वो 20 से 80 ईयर्स के बीच में होती है। इसके साथ साथ जो है आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसके लिए जो लाइफ स्पैन है उसको जो है 100+ ईयर्स माना जाता है, और उसमें डिप्रिसिएशन नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल डिप्रिसिएशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहो तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो ताजमहल का। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ताजमहल का। तो ताजमहल के वैल्यूएशन में कोई डिप्रिसिएशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक मॉन्यूमेंट है, स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो आपका जो डिप्रिसिएशन है विथ टाइम वो नेग्लिजिबल है, वो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, नेग्लिजिबल है, इसमें किसी तरह का कोई डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। सही है ना? तो इस तरह के जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें डिप्रिसिएशन को नेग्लिजिबल माना जाता है। और एक पॉइंट आपको क्लियर करना है कि जो डिप्रिसिएशन है वो अगर आपका लाइफ स्पैन जो है, आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि इसको इजी कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, लाइफ स्पैन का। डिप्रिसिएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका लाइफ स्पैन का। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ स्पैन जितना कम डिप्रिसिएशन उतना ज़्यादा, लाइफ स्पैन जितना ज़्यादा डिप्रिसिएशन उतना कम। सबसे ज़्यादा डिप्रिसिएशन किस में होगा? सबसे कम लाइफ स्पैन वाले बिल्डिंग का। सबसे कम डिप्रिसिएशन किसका होगा? सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन वाले बिल्डिंग का। ठीक है ना? ये लिखा हुआ भी है कि अगर आपका जो छोटा कोई जिसका लाइफ स्पैन कम है तो उसमें डिप्रिसिएशन तुरंत होगा, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें लाइफ स्पैन जो है उसका ज़्यादा है तो डिप्रिसिएशन स्लो होगा। ठीक है? अब हम लोग अपने वैल्यूएशन का जो मेथड है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशन का जो है कौन कौन सा मेथड हम लोग देखते हैं और उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो तो वैल्यूएशन के मेथड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का, वैल्यूएशन का मतलब क्या? वैल्यूएशन का मतलब कि करेंटली उसका जो प्राइस है दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और उसी को हम लोग वैल्यूएशन बोल रहे हैं। तो सबसे पहला वैल्यूएशन का जो मेथड है दैट इज रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन में क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर प्रॉपर्टी व्हिच आर लेट आउट ऑन रेंट। Example, residential, commercial, net annual rent is capitalized to find the value. मान के चलो कि इस मेथड का अगर इस्तेमाल करके हम लोग अगर कैलकुलेट करें कि हमारा जो प्रोजेक्ट, हमारा जो बिल्डिंग या हमारा जो मशीन है उसका क्या वैल्यूएशन है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी है अगर उसको हम लोग रेंट पे लगाएंगे तो क्या क्या पैसा जनरेट होगा। इसी के बेसिस पे हम लोग उसका वैल्यूएशन करते हैं। फॉर्मूला के बारे में बात करें तो कैपिटल वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू नेट एनुअल रेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? मान के चलो एक बिल्डिंग है जिसका रेंट जो है वो 50,000 के अप्रॉक्स आता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो उसका कैपिटल वैल्यू कैसे निकालोगे? 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू जो आपका आ रहा है इट इज 1,00,000 रुपीज, 10,00,000 रुपीज। ठीक है? तो इस तरीके से कैपिटल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है रेंटल मेथड से। ठीक है? नेक्स्ट इज डायरेक्ट कंपैरिजन विद कैपिटल वैल्यू। वैल्यू इज एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग विथ similar property recently sold in the same locality, common for residential plot and house। ठीक है? ये जो मेथड है डायरेक्ट कंपैरिजन का, इसमें होता ये है कि मान के चलो कि कोई दो प्रॉपर्टी है, एक का नाम प्रॉपर्टी ए है, दूसरे का नाम प्रॉपर्टी बी है, और प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है।
तो प्रॉपर्टी ए अगर अभी सेल हुई है, इसकी जो सेलिंग प्राइस है, अभी एक प्रॉपर्टी सेल कर दिया गया, तो इसके सेलिंग प्राइस से हम लोग इस पर्टिकुलर बी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कंपेयर करके पता करते हैं कि अगर ए जो सेल हुआ है वो एक्स रुपीज में सेल हुआ है, तो बी का प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, दैट इज डायरेक्ट कंपैरिजन विद कैपिटल वैल्यू। थर्ड इज लैंड एंड बिल्डिंग मेथड। लैंड एंड बिल्डिंग मेथड जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि कॉमन तरीका है कैलकुलेट करने का। होता क्या है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी की बाइंग या सेलिंग होती है, जब भी कोई प्रॉपर्टी बाई या सेल करते हो, तो वहाँ पर जो वैल्यू डिसाइड होता है, वहाँ पर जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो हम लोग दो बेसिस पे चेक करते हैं। सबसे पहला लैंड वैल्यू और दूसरा हमारा बिल्डिंग वैल्यू, दूसरा हमारा बिल्डिंग वैल्यू। तो इस दोनों को कंपेयर करके हम लोग जो है, इस दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, अपना जो करंट वैल्यूएशन है प्रोजेक्ट का वो कैलकुलेट करते हैं। होता ये है, हम लोग अब जनरल कंसेप्ट पे जाएंगे तो टाइम के साथ प्रॉपर्टी का वैल्यू घटता ही नहीं है। आप चेक करोगे तो मान के चलो कि एक टाइम को अगर हम फंक्शन ले लें, तो टाइम के साथ किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है, किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू घटता ही नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ध्यान से देखोगे, आपने प्रीवियस वाले कंडीशन में यहाँ पे डिस्कस किया, सबसे यहाँ पे, कि अगर 80 इयर्स का स्पैन है या 40 इयर्स का स्पैन है तो डिप्रिसिएशन अप्रॉक्स 60% मानेंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन अप्रॉक्स कितना मानेंगे? हम लोग मानेंगे 40%। अब एक चीज़ समझो कि कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई एक प्रॉपर्टी एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कोई एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का जो टोटल कॉस्ट है ये मान लेते हैं कि 1 CR है, 1 करोड़ है। और 1 करोड़ में इसको जो करंट इसका जो कॉस्ट आया है, इसमें 50 लाख रुपीस इसका लैंड कॉस्ट है और रेस्ट 50 लाख जो है इसका वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझना है कि जो जमीन का वैल्यूएशन है, जो उसका लैंड वैल्यूएशन है, वो टाइम के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा एक स्पेसिफिक परसेंटेज से। और उसका जो बिल्डिंग वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या करेगा? डिप्रिशिएट करेगा। ठीक है, अब अगर आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है और सिटी का डेवलपमेंट अच्छा है और बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, तो आप मान के चलो कि लैंड वैल्यू अप्रॉक्स 10% पर ईयर से क्या होता है? इंक्रीज करता है। 10% पर ईयर, 10% पर ईयर से ये इंक्रीज करेगा। और इसका जो डिप्रिसिएशन है वो होगा आपको, हमारा जो रेट हमने शुरू में डिसाइड किया, इट इज जस्ट इट इज जस्ट 1.5% पर ईयर, 1.5% पर ईयर। तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो कि इस केस में भी अगर 40 इयर्स के बाद, अगर 40 इयर्स के बाद बिल्डिंग को सेल किया जाए, तो आप देखोगे कि ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है वो आपका 8.5% पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगा। यही रीजन है कि कभी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी मेथड के बारे में। प्रॉपर्टी मेथड क्या है? प्रॉपर्टी मेथड की मतलब आपकी प्रॉपर्टी किस तरह की है और उस प्रॉपर्टी से कितना इनकम जनरेट हो सकता है, मेनली ये देखना है हम लोगों को। कि मान के चलो आपने थिएटर बनाया, आपने होटल बनाया, सिनेमा हॉल बनाया, रेस्टोरेंट बनाया, तो इससे क्या इनकम वहाँ पर जनरेट हो रहा है, और इसी इनकम के बेसिस पे जब आप अपना प्राइस या प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वो डिसाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यूएशन। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे अपने फिक्सेशन ऑफ रेंट के बारे में। फिक्सेशन ऑफ रेंट का मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपको रेंट पे लगाना है, तो उसको रेंट पे लगाने का जो डिसीजन है, आप रेंट पे उसको लगा रहे हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे रेंट का? तो रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो सबसे पहला बात कि जो भी आप रेंट डिसाइड करोगे, जो भी आपका रेंट डिसाइड होगा, वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा? वो इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि जो प्रॉपर्टी आपकी है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पे आपको रिटर्न कितना चाहिए, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन पे रिटर्न कितना चाहिए, प्लस आपको जो है उसमें क्या मेंटेनेंस आ रहा है, उसको बिल्डिंग को मेंटेन करने में आपको क्या कॉस्ट आ रहा है। तो इसी के बेसिस पे रेंट का डिसीजन होता है। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो सबसे पहला बात है रिटर्न किस पे चाहिए? रिटर्न चाहिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी किस पे? तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इट इज समेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आफ्टर डिप्रिसिएशन। ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी निकल जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी के बाद जो अगला है रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न।
तो रिटर्न जनरली किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो 6 to 8% का रिटर्न बनना चाहिए। किस पे? आपके कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी पे। मान के चले कि आपकी प्रॉपर्टी अगर 10 लाख की है तो आपका जो रेंट है वो 80,000 के आसपास बनना चाहिए एनुअल। अगर मान के चले कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर रिटर्न जो है वो 8 to 10% के आसपास बनना चाहिए आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी का। और इसके बाद आउटगोइंग्स के बारे में बात करें या मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो जो रिपेयरिंग करा रहे हो आप, इंश्योरेंस करा रहे हो, टैक्स भर रहे हो, ये सारी चीज़ें किस पे आती है? मेंटेनेंस में आती है। जब ये सबको कैलकुलेट करके हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो मंथली रेंट निकलता है। अगर फॉर्मूला के बारे में बात करें तो टोटल वैल्यू, जो भी आपके प्रोजेक्ट का टोटल वैल्यू है प्लस उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप चार्ज करना चाह रहे हो डिवाइडेड बाई 100 प्लस आउटगोइंग, तो इससे क्या निकलेगा? एनुअल रेंट निकलेगा। और मंथली रेंट बोलोगे तो एनुअल रेंट डिवाइडेड बाई 12। तो ये फॉर्मेट है हमारा रेंट कैलकुलेशन का। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और हम लोग जो बाकी के रेस्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।